हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग आर, एल और सी तीनों परिपथ जो बेसिक परिपथ कहलाते हैं इनको पढ़ चुके हैं और इसके लिए प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक भी हम लोगों ने निकाला है। लेकिन अब हम जो परिपथ पढ़ने वाले हैं वो थोड़ी से अलग है। उनमें क्या होगा, दो चीज़ें जुड़ी होंगी, जैसे रेजिस्टेंस के साथ में संधारित्र जुड़ा होगा और फिर उनका संबंध प्रत्यावर्ती वोल्टेज से होगा, या फिर आर एल जुड़ा होगा, आर के साथ में एल जुड़ा होगा, या फिर एल के साथ में सी जुड़ा होगा। जैसे अगर आर के साथ में सी जुड़ा है तो उसे बोलते हैं आर सी परिपथ। अगर आर के साथ में एल जुड़ा है तो उसे बोलते हैं आर एल परिपथ, और अगर एल के साथ में सी जुड़ा है तो उसे बोलते हैं एल सी परिपथ, और तीनों एक साथ में जुड़े हैं तो उसे बोलते हैं एल सी आर परिपथ। ठीक है। लेकिन ये जो हम कंबाइनेशन पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ने के पहले हमने जो अभी तक पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करना होगा, ताकि ऐसा ना हो कि आप जो पहले पढ़ चुके हैं उनकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप भूल जाएं। तो इससे क्या होगा, अगर आप वो चीज़ें भूल जाएंगे तो आगे के जो परिपथ हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो थोड़ा एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर वाले परिपथ की। देखिए, आर वाले परिपथ को बोलते हैं ओमीय परिपथ, और इसमें वोल्टेज का जो समीकरण होता है वो होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। और इसी परिपथ में जो हम प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण निकालते थे वो भी है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो विभव का समीकरण है वही धारा का समीकरण है। विभव के केस में V0 साइन ओमेगा टी है और धारा के केस में I बराबर I0 साइन ओमेगा टी है। कहने का मतलब है कि इनके जो कलांतर हैं वो समान हैं। ना इसमें प्लस 90 आया है, ना इसमें ना माइनस 90 आया है। तो इसका क्या मतलब है कि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती विभवांतर के साथ समान कला में है, और इसलिए ना इसमें प्लस माइनस 90 ना होने के कारण हम इसे बोल सकते हैं कि ये समान कला में है। तो इसका ग्राफ हम ऐसे बनाएंगे, जैसे कि ये हमने इस तरीके से सबसे पहले विभवांतर के लिए खींचा, और अब इसकी धारा जो है वो भी उसी समान कला में है। तो अब हम इसी के ऊपर से धारा के लिए खींच देते हैं, इसलिए इसका ग्राफ नहीं बनता। और विभवांतर और धारा समान कला में है, तो विभवांतर किसका है, ओमीय परिपथ का, तो हम इसे भी आर से भी दर्शा सकते हैं। तो ये हो गया विभवांतर समान कला में हो गया यहाँ पे धारा के साथ में, और धारा भी है तो आई, तो ये बनेगा। तो इतना आपको मालूम है। इसके बाद हमने पढ़ा था धारिता के लिए प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक। तो इसे हम प्योर संधारित्र भी बोलते हैं, यानी कि केवल संधारित्र, यानी केवल सी धारिता वाले संधारित्र का ये एसी परिपथ था। तो इसमें इसका जो वोल्टेज समीकरण था वो था V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। लेकिन इसके प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण निकला था वो था I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस 90। इसका क्या मतलब है कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो प्रत्यावर्ती विभवांतर के साथ में 90 अंश कलांतर अग्रगामी है। तो इस तरीके से हम लिख दिया करते थे कि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती विभवांतर से 90 अंश कलांतर अग्रगामी है। तो इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनता था, तो इसका ग्राफ बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले तो हम ये देखते थे कि विभवांतर जो है उसके लिए हम ये लाइन खींच देते थे, और ये किसका विभवांतर है, तो जब संधारित्र जुड़ा है तो ये संधारित्र का विभवांतर हो जाता BC। लेकिन धारा जो है इससे 90 अंश कलांतर अग्रगामी है, तो हमने क्या किया था, ऊपर की ओर एक लाइन खींच दी थी अग्रगामी में, और ये 90 यानी 90 अंश कलांतर अग्रगामी। अगर अग्रगामी है तो ऊपर की ओर और पश्चगामी है तो नीचे की ओर। तो यहाँ पे हमने लाइन खींच दी, ये हो गया I के लिए, तो BC और I के लिए। लेकिन हम इसका एक दूसरा ग्राफ और खींचते थे, वो इस तरीके से था कि इसको पलट के ऐसा कर दिया। तो क्योंकि हम चाहते हैं कि धारा जो है वो x अक्ष में रहे, तो हमने जब इसको पलट के ऐसा किया तो यहाँ पे जो धारा है ये x अक्ष में आ जाती थी, तो विभवांतर नीचे चला जाएगा इस तरीके से। क्योंकि जब इसको आप ऐसे घुमाओगे तो ये देखिए ये x अक्ष में आएगा तो नीचे का हिस्सा नीचे चला जाएगा, तो ये I हो जाता था और ये हो जाता था BC।
ये हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये है धारा ऊपर वाली। तो अब इसको क्या करना है, हमें एक्स अक्ष में ले जाना है, तो हम इसको इस तरीके से घुमा देते हैं। तो BC अपने आप ही ये देखिए नीचे आ जाता है, और वापस ले जाएंगे तो ये देखिए वापस आ जाता है। तो हम क्या चाहते हैं कि धारा हमारी एक्स अक्ष में रहे, तो ताकि हम VR से तुलना कर पाएँ। ऐसा क्यों है, आइए देखते हैं। यहाँ पे यदि हम देखें तो अगर हम ओमीय परिपथ की बात करें तो ओमीय परिपथ में जहाँ धारा है वहाँ VR होगा, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ धारा है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे VR होगा। तो जहाँ धारा लिखी होती है वहाँ पे VR हो सकता है। तो एक बात और यहाँ पे निकल के आती है कि विभवांतर जो है, कौन सा विभवांतर, ओमीय परिपथ का विभवांतर और धारतीय परिपथ का विभवांतर एक दूसरे से 90 अंश कलांतर पश्चगामी है ना, पश्चगामी है। लेकिन विभवांतर की तुलना करेंगे तब ये पश्चगामी है। अगर विभवांतर और धारा की तुलना करेंगे, कौन से विभवांतर की, और संधारित्र के विभवांतर की, तो ये धारा जो है उसके साथ में अग्रगामी है। ये थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना होता है। तो ठीक है, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, केवल इतना याद रखना है कि जो संधारित्र का जो विभवांतर है और जो प्रत्यावर्ती धारा है उसकी, वो एक दूसरे से, जो धारा है वो 90 अंश कलांतर अग्रगामी होती है। और इसको जब हम ऐसे घुमा देते हैं तो धारा एक्स अक्ष में आ जाती है, विभवांतर नीचे चला जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कि अभी कि क्यों इसको इस तरीके से बनाया गया है। अब लास्ट वाला और देख लेते हैं पहले, जो कि था प्रेरण कुंडली के लिए। तो जो हमने तीसरा बेसिक परिपथ पढ़ा था उसमें केवल प्रेरकत्व जुड़ा होता था, यानी कि कोई प्रेरण कुंडली जुड़ी होती थी AC परिपथ के साथ में। तो वोल्टेज का समीकरण तो वही होता था, V बराबर V0 साइन ओमेगा t। लेकिन यहाँ पे जो धारा का समीकरण बना था वो था I बराबर I0 साइन ओमेगा t माइनस 90। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो है, जो धारा है विभवांतर से 90 अंश कलांतर पश्चगामी होती है। तो पश्चगामी जब होती है तो हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमने क्या कर दिया, विभवांतर का ग्राफ बना दिया। कौन सा, VL का, क्योंकि ये विभवांतर किसका होगा, VL का। तो यहाँ पे हमने VL रख दिया। अब पश्चगामी है तो ये नीचे की ओर बनेगा। और आप देख सकते हैं कंडेंसर वाले केस में अग्रगामी धारा थी तो ऊपर की ओर बना था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पश्चगामी धारा है I, तो ये नीचे की ओर बनेगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रेरण वाले केस में, यानी कुंडली वाले केस में धारा नीचे की ओर जा रही है, लेकिन संधारित्र वाले केस में धारा ऊपर की ओर जा रही है। तो विभवांतर BC के साथ में धारा अग्रगामी है, लेकिन यहाँ पर विभवांतर VL के सापेक्ष धारा कैसी है, पश्चगामी है। लेकिन जब हम इसको चाहते हैं कि धारा हमारी एक्स अक्ष में आ जाए तो हम क्या करते हैं, वापस से उसी चीज़ को दोहराते हैं। कौन सी चीज़ को, ये वाली चीज़ को। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये विभवांतर है और ये धारा, लेकिन धारा को हम एक्स अक्ष में ले जाना चाहते हैं तो देखिए कैसे घुमाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे रख ली उंगली। अब देखिए हम धारा को ऐसे नहीं ले जा सकते, क्यों, क्योंकि हमें 90 पूरा सीधा रखना है। तो ये देखिए 90 अंश कलांतर हम जब ऐसे ले जाएंगे तो देखिए धारा कहाँ पहुँच गई, ये धारा पहुँच गई यहाँ पे, ये धारा पहुंच गई। तो VL कहाँ पहुंच गया, ऊपर की ओर। तो जब हम इसको घुमाएंगे ऐसे तो धारा पहुंच जाएगी ऐसे और VL पहुंच जाएगा ऊपर की ओर। तो आप देख सकते हैं कि VL और धारा ये है, और जहाँ पे धारा लिखा है वहाँ पे हम VR भी लिख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे धारा है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, VR। क्योंकि ओमीय परिपथ में धारा और विभवांतर ओमीय परिपथ का दोनों समान कला में होते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं। तो ये असल में VR से तुलना करवाने के लिए हम धारा को एक्स अक्ष में लेकर आते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि VL उससे अग्रगामी है कि पश्चगामी। तो VL VR से तो अग्रगामी है, लेकिन VL I के साथ में, यानी इसमें जो I बह रही है उसके साथ में पश्चगामी है। ये थोड़ा सा अंतर होता है। तो देखिए अभी तक हमने 3 चीज़ें देखी। ओमीय परिपथ के लिए ग्राफ ऐसे ही हो सकता है सीधा, जिसमें धारा और विभवांतर दोनों समान कला में होते हैं। इसके बाद संधारित्र के केस में हमने देखा कि धारा जो है 90 अंश कलांतर अग्रगामी होती है। तो ये देखिए BC के साथ में धारा 90 अंश कलांतर अग्रगामी होती है, और फिर हमने इसको इस तरीके से घुमा दिया था, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि धारा यहाँ पे पहुँच गई और BC यहाँ पे पहुँच गया था। ठीक है, तो अब हमें एक ट्रिक बनानी है कि BC नीचे की ओर रहता है, और VL की बात करें तो VL हमेशा ऊपर की ओर रहता है। आप देख सकते हैं प्रेरण कुंडली L में पश्चगामी थी धारा, इसलिए VL ऊपर की ओर रहता है। तो बस कहने का मतलब ये है कि आप यदि इनका परिणामी ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा। देखिए यही इम्पोर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये परिणामी ग्राफ जो है,
पहला ये है, ये धारा के लिए है, धारा हमेशा एक्स अक्ष में रहती है, तो इस वाले में कौन सा विभवांतर रहता है? आंसर है ओमीय परिपथ का विभवांतर रहता है, ओमीय परिपथ का। इसके बाद अगर हम बात करें कि नीचे एक ग्राफ, नीचे एक लाइन नीचे की ओर हमने खींच दी और एक लाइन ऊपर की ओर हमने खींच दी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए इस बिंदु के ऊपर की ओर कौन सी चीज़ रहती थी? तो आप बताओगे इस बिंदु के ऊपर की ओर रहती है VC, VL, ठीक है। और इस बिंदु के नीचे की ओर कौन सी चीज़ रहती है? तो आंसर है VC, ठीक है। तो ये जो है फाइनल ग्राफ आपको याद रखना है। और ये कहाँ से आया? देखिए ये जो है L प्रेरकत्व के लिए है और VL कहाँ होता है? ऊपर की ओर, तो ये VL हो गया ऊपर की ओर। और ये संधारित्र के लिए जो ग्राफ मैंने बनाया था, ये VC कहाँ होता है? नीचे की ओर, तो VC हो गया नीचे की ओर। तो परिणामी जो ग्राफ बना वो इस तरीके से बना, VL, VR और VC। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप ये ग्राफ बिल्कुल याद कर लें, जिसमें L ऊपर की ओर होता है, VC नीचे की ओर होता है और VR इस तरफ होता है। और जब हम या करके जो हमने दूसरे नंबर का ग्राफ बनाया था वो इसलिए बनाया था ताकि हम I को X अक्ष पर रख कर तीनों का कंपैरिजन कर सकें, R, L और C का। इसके बाद और भी एक दो बातें हैं, आइए उनके बारे में और जान लेते हैं। पहले नंबर पर जो हमारा परिपथ था वो था ओमीय परिपथ और इसमें प्रतिरोध होता है। इसमें क्या होता है? प्रतिरोध। और प्रतिरोध जो होता है यहाँ पे, प्रतिरोध को हम R से दर्शाते हैं। प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं? R से दर्शाते हैं। लेकिन जो हमारा दूसरा परिपथ था, इसमें जो प्रतिरोध होता है उसे R से ना दर्शाकर उसे हम XC से दर्शाते हैं। और जो हमारा तीसरा परिपथ है, प्रेरण कुंडली वाला परिपथ, इसमें जो प्रतिरोध होता है उसे हम R से ना दर्शाकर उसे हम दर्शाते हैं XL से। और इन तीनों के मान हमने निकाले हुए हैं। तो जो सबसे पहला हमारा XC है, इसका मान होता है C ओमेगा। और जो हमारा XL है, जो प्रेरण कुंडली L के लिए होता है, उसका मान होता है, इसका होता है मान कि अभी तक हमने 3 बेसिक परिपथ पढ़े हुए हैं, R, C और ये होता है तीसरा L। तो इसमें जो प्रतिरोध होता है, पहले वाले में जो प्रतिरोध होता है उसे तो R से ही दर्शाते हैं, लेकिन दूसरे वाले संधारित्र वाले जो परिपथ है उसमें जो प्रतिरोध होता है उसे हम XC से दर्शाते हैं। और जो हमारा कुंडली वाला परिपथ होता है उसमें जो प्रतिरोध होगा उसे हम XL से दर्शाते हैं। और XC का जो मान हमने निकाला है वो है 1/C ओमेगा और XL का जो मान हमने निकाला है वो है L ओमेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसका मान क्या होता है। और आज से आप इनके मान याद ही कर लीजिए। XC बराबर 1/C ओमेगा, XL बराबर L ओमेगा, XC बराबर 1/C ओमेगा, XL बराबर L ओमेगा, XC बराबर 1/C ओमेगा, XL बराबर L ओमेगा, XC बराबर 1/C ओमेगा, XL बराबर L ओमेगा। बिल्कुल सीरियसली मैं किसी भी तरीके का मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये वाले आपको याद होने चाहिए क्योंकि आप बार बार नहीं निकालेंगे। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं फाइनल टच कि क्या क्या हमें याद रखना है। सबसे पहले ये जो ग्राफ है वो कैसे बनता है, फाइनल ग्राफ VR। अब ये 2 हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए ऊपर क्या होता है, VC की VL? जल्दी बताइए, VL की VC? तो आंसर है VL ऊपर होता है और VC कहाँ होता है? नीचे होता है। और ये होता है VR। ये फाइनल ग्राफ है। इसके बाद बताइए XL का मान कितना होता है? तो आंसर है L ओमेगा। XC का मान कितना होता है? 1/C ओमेगा। ये बात हो गई। अब इसके बाद 1-2 बातें और फिर ये ख़त्म। तो वो है प्रतिबाधा। ये क्या होती है? प्रतिबाधा क्या कहलाती है? इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे हमने अभी तक ये परिपथ पढ़े हुए हैं, बेसिक परिपथ R, C और L, इसके जो प्रतिरोध होते हैं उन्हें क्रमशः R, XC और XL कहते हैं। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, यानी कि 2 चीज़ों को जोड़ा जाता है, जैसे R और हमने जोड़ दिया C, तो इसका जो टोटल प्रतिरोध बनता है, टोटल प्रतिरोध जो R बनता है उसे R ना कह के प्रतिबाधा कहते हैं और उसे Z से दर्शाते हैं। और Z का फॉर्मूला होता है V/I। ये याद रखना है। तो प्रतिबाधा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस डबल वाले परिपथ का, डबल या ट्रिपल, जो 2 चीज़ें जुड़ जाएं या फिर 3 चीज़ें जुड़ जाएं तो उसमें जो टोटल प्रतिरोध होगा, परिपथ के कुल प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं और उसका सूत्र V/I होता है और इसे Z से दर्शाते हैं। तो बताइए प्रतिबाधा क्या कहलाती है? तो आंसर है प्रतिबाधा
कुल परिपथ का, एसी परिपथ का कुल प्रतिरोध होता है जिसमें दो या दो से अधिक चीज़ें जैसे LCR इस तरीके से जुड़े हों या तीनों जुड़े हों या दो दो के जोड़े में जुड़े हों, तो उसका जो टोटल प्रतिरोध होता है उसे प्रतिबाधा कहते हैं और इसे Z से दर्शाते हैं और इसका सूत्र ओम के नियम अनुसार ही V/I होता है। तो Z बराबर क्या होता है, V/I। ये आपको ध्यान रखना है कि Z बराबर कितना होता है, V/I। और Z क्या है, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा क्या कहलाती है, जिसमें दो मतलब जोड़े के साथ में जब चीज़ें जुड़ी होती हैं, जैसे रेजिस्टेंस जुड़ा हो, लूप जुड़ा हो या लूप और कंडेंसर जुड़ा हो, तो उस परिपथ का कुल प्रतिरोध होता है जो, उसे हम प्रतिबाधा कहते हैं और Z बराबर होता है V/I। इसके बाद एक चीज़ और छोटी सी याद रखना है, कलांतर। कलांतर क्या है, कलांतर जैसे अभी हमने पढ़ा 90 कलांतर पर और ग्राफ में भी देखा पिछले व्यंजक में, तो कलांतर की एक चीज़ और याद रखना है कि इसे फाई से दर्शाते हैं, थीटा से नहीं फाई से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये कलांतर है, इसको फाई से दर्शाएंगे और ये हम निकालेंगे RC परिपथ, LC परिपथ, अलग अलग परिपथों में। और इसके बाद जो धारा का शिखर मान होता है उसे I0 से प्रदर्शित करते हैं और धारा का जो शिखर मान यदि हमें निकालना है तो हमें एक फॉर्मूला लगाना होता है V0/Z। यानी कि अगर हमें धारा का शिखर मान निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है V0/Z। धारा का शिखर मान का फॉर्मूला क्या होता है, V0/Z। अगर हमें Z पता है तो हम तुरंत ही धारा का शिखर मान निकाल लेंगे। और Z कैसे निकालेंगे, V/I करके, ठीक है। तो V/I जो है वहाँ से Z निकाल सकते हैं, यानी V/I जहाँ भी लिखा है तो वो Z निकल आएगा। तो अगर हमें Z पता है तो हम धारा का शिखर मान निकाल सकते हैं। तो देखिए अब एक बार पूरा का पूरा देख लेते हैं। चलिए बताइए ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखिए ग्राफ ऐसे बनेगा, पहले VR, ऊपर होता है L और नीचे होता है C। ये हो गया ग्राफ, ठीक है। अब बताइए XL का मान कितना होता है, तो L ओमेगा। XC का मान कितना होता है, 1/C ओमेगा। XL का मान है L ओमेगा, XC का मान है 1/C ओमेगा। इसके बाद प्रतिबाधा का सूत्र बताइए। प्रतिबाधा को किससे दर्शाते हैं बताइए, प्रतिबाधा को Z से दर्शाते हैं और इसका सूत्र क्या होता है, V/I। इसके बाद धारा का शिखर मान क्या कहलाता है, I0। इसका फॉर्मूला बताइए, V0/Z। कलांतर को किससे दर्शाते हैं, फाई से दर्शाते हैं। तो ये बेसिक जानकारी है, अगर ये आपको पता है तो फिर आगे हम बढ़ सकते हैं। थैंक यू।